हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे एंसेस्टर्स जियांग के डिसाइपल्स के ऊपर एक एविल डिसाइपल ने अटैक कर दिया था, जो कि असल में शुइन की ही डिसाइपल थी। साथ ही साथ हमने देखा था कि कैसे वो डिसाइपल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो अब आगे इस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कैसे उस एविल डिसाइपल ने एंसेस्टर्स जियांग के डिसाइपल्स के ऊपर एक स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेशर डाल रखा था, जिसके बाद उन्हें कहने लगती है कि वो तो तुम लोग हो नए टियानासेट के डिसाइपल्स। मुझे तो लगा था कि तुम लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगे, लेकिन लगता है कि तुम लोग काफी ज्यादा कमजोर हो। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर जू आ जाता है, जो कि उस लेडी को कहने लगता है कि ओ तो तुम मेरे डिसाइपल के साथ फाइट करना चाहते हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी एबिलिटी काफी ज्यादा कमजोर है। इतना कहते ही मास्टर जू अपने कुछ पावर्स अपने डिसाइपल्स को ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके पावर्स इंक्रीज हो जाते हैं। जिसके बाद लीन उस इविल डिसाइपल से कहता है कि बेहतर होगा कि तुम हमारे सामने सरेंडर कर दो, और हो सकता है कि हम तुम्हें जान से ना मारे। लेकिन वो लड़की हार मानने के लिए रेडी नहीं थी, जो देखकर लीन अपने साथियों के साथ मिलकर अब उस इविल डिसाइपल के ऊपर लगातार अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर इनके बीच एक कॉम्बैट फाइट स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद यहाँ से सीन कट होकर हमें एंसेस्टर जियांग और उनके बाकी डिसाइपल्स को दिखाते हुए होता है, जहाँ पर यिन जाओ उन बच्चों को देखते हुए कहने लगती है कि एंसेस्टर क्या हम इन्हें बचा नहीं सकती, क्योंकि मैं इन बच्चों को इस तरह से मरता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकती। इस पर एंसेस्टर जियांग कहता है कि हाँ, हम इन्हें बचा सकते हैं। इनके अंदर जो एविल पावर है, हमें उन्हें हेवन और अर्थ की एनर्जी से ट्रांसफर करना होगा। जब हम लोग इनके पावर्स को एक्सचेंज कर लेंगे, तब इनको बचना एकदम मुमकिन होगा। इस बात को सुनने के बाद यिन जाओ सच में काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी उनमें से एक बच्चा कहने लगता है कि हम लोग लगभग 3 दिन से भूखे हैं और हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। इस पर किंगसो कहती है कि ठीक है, मुझे खाना बनाना आता है और मैं तुम लोगों के लिए अच्छे और खास तरह के खाना तैयार कर दूंगी। ये सुनकर वो बच्चे भी काफी खुश होते हैं। लेकिन कुछ ही देर ही बाद हम देखते हैं कि किंगसो के खाने को बाद वो सभी के बच्चे काफी बुरी तरह से उल्टी पे उल्टी कर रहे होते हैं। असल में किंगसो ने जो खाना बनाया था वो खाना बहुत ज्यादा खराब था, जिसकी वजह से उन बच्चों के मुंह से बस उल्टी पे उल्टी निकल रहा था। जिसके बाद लेकिन ये देखकर ड्रैगन किंग किंगसो का तारीफ करते हुए कहने लगता है कि बहुत बढ़िया, तुम्हारे खाने की वजह से इनके बॉडी के अंदर जो बचा कुछ पेट के अंदर जो गंदगी था वो भी निकल गया। सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। जबकि वही दूसरी तरफ हम किंगशु को देखते हैं, जो कि बेहोश हुए उस बच्चे को भी अपनी दवाई खिला रही थी। लेकिन जैसे ही वो उसके मुंह में जाता है, अचानक वो बेहोश हुआ बच्चा भी होश में आकर उल्टी करना स्टार्ट कर देता है, जो देखने के बाद ड्रैगन किंग को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। लेकिन तभी यून जाओ कहती है कि एंसेस्टर लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि इन बच्चे के चेहरे बहुत ही ग्रीन तरीके से ग्रीन हो चुके हैं। इस पर एंसेस्टर कहते हैं कि ठीक है, अब इन्हें जमीन के अंदर गाड़ दो। फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि उन बाकी बचे हुए बंदों को जमीन के अंदर गाड़ दिया गया था। इस तरह से एंसेस्टर्स यहाँ उनके बॉडी से उस गंदगी को साफ कर रहे थे। तभी वही बच्चा कहने लगता है कि हम लोग सच में काफी ज्यादा भूखे हैं। लेकिन कुछ ही देर में वहाँ पर वही लड़की आ जाती है, जो कि यून जाओ की पहले एक सर्वेंट थी। उस लड़की को देख कर उसे भी काफी खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वो पूछते हैं कि आखिरकार आप इन दिन से कहाँ थी। इस पर वहाँ सर्वेंट लेडी कहने लगती है कि मुझे माफ करना, कुछ दिन पहले मैं काफी बिजी थी, इसी वजह से मैं तुम लोगों से मिलने नहीं आ पाई। लेकिन मैं तुम लोगों का फेवरेट खाना लेकर आया हूँ, वो भी चिकन लेग। इस बात को सुनने के बाद वो लड़का अपने मुंह को हाँ करके उस खाने को खाने ही वाला था कि तभी अचानक एंसेस्टर का वह सलाइम उस लड़की के चारों तरफ घूम कर दोबारा एंसेस्टर जियांग के पास चला जाता है। अब यहाँ पर वो लड़की भी एंसेस्टर जियांग और अपनी मास्टर को देख लेती है, जो देखकर वो काफी हैरान होकर पूछती है कि आखिरकार आप लोग यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन उनकी बातें कंप्लीट हो ही पाता। तभी वही बच्चा कहता है कि सिस्टर आप थोड़ा इस लेग पीस को नजदीक लाइए ना, मुझे काफी ज्यादा भूख लगा है। इस बात को सुनकर क्योंकि हमारी किंगसू सिस्टर बहुत ही खाना, अब इस बात को सुनने के बाद किंगसू कहती है कि हाँ बताओ मैं कैसी खाना बनाती हूँ। अब उस बेचारे के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, वो मजबूरी में कहता है कि आपके खाने बनाने का तकनीक सच में काफी ज्यादा यूनिक है। जिसके बाद हम उसी सर्वेंट लड़की को देखते हैं, क्योंकि इन सभी की बातों को सुनकर एंसेस्टर जैन से कहती है कि एंसेस्टर प्लीज सबसे पहले मैं इन्हें खाना खिला देती हूँ, फिर मैं आपसे बात करूंगी। इतना कहने के बाद वो एक लेग पीस को उस बच्चे को खिलाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अचानक एंसेस्टर जियांग उसके लेग पीस को वहीं पर डिस्ट्रॉय करता है, और देखते हैं कि उसके डिस्ट्रॉय होती है अचानक वो लेग पीस एक डिमोनिक हैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो देखने के बाद तो ड्रैगन किंग का हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। साथ ही साथ वो बच्चे भी समझ जाते हैं कि शायद वो लोग इतने दिल से इसी को ही खा रहे थे, जिसकी वजह से अब वो लोग और भी बुरी तरह से उल्टी पे उल्टी कर देते हैं। लेकिन साथ ही अब वह लड़की जिसने कि इन सभी को चिकन खिलाने के लिए पर किया
था वो ये देखकर काफ़ी हैरान होकर सोचने लगती है कि आखिरकार ये इल्यूज़न इस तरह से डिस्ट्रॉय कैसे हो सकता है। तभी अचानक हम उन डेमोनिक हैंड्स को देखते हैं जो कि डायरेक्टली एंसेस्टर जियांग के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एंसेस्टर अपने पावर से उन सारे के सारे डेमोनिक हैंड को वहीं पर गाड़ कर रोक डालता है, जिसके बाद अचानक उस लड़की के फेस में एक डेमोनिक हैंड आने लगता है जो कि असल में यूनिवर्स की च्यूज पावर का ही दिया हुआ था। ये देखकर वो सभी समझ जाते हैं कि असल में इस लड़की को कंट्रोल किया जा रहा है, जिसके बाद एंसेस्टर ने बताता है कि हाँ, ये लड़की यहाँ पर इस फॉर्मेशन को फीड करा रही है ताकि इस फॉर्मेशन को इस तरह से चलाती रहे। लेकिन ये देखकर इन जाओ काफी हैरान होकर कहने लगती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने तो इस लड़की को गुलाब बनने से बचाया था। मुझे नहीं पता था कि ये इस फॉर्मेशन को कीपर यानी कि ये इस फॉर्मेशन को स्टेबलाइज करने का काम करती है। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि जियांग, तो इसका मतलब तुमने इतने दिन से सिर्फ नाटक किया था, तुमने अपने आप को ऐसा दिखाया जैसे कि तुम मेरे ट्रैप में फंस गई, लेकिन असल में यही तुम्हारा एक चाल था ताकि मैं तुम्हारे सामने अपने आप आ जाऊं। इस पर एंसेस्टर कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर जो है वो पेशेंट की बहुत ज्यादा कमी है, इसी वजह से तुम इंतजार नहीं कर पाई। लेकिन इस बात को सुनने के बाद वो लड़की अचानक ही काफी जोर से चिल्लाती है और उसके इतना करते ही अचानक उन बच्चों में काफी पेन होता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि कैसे उन बच्चों के अंदर से वही फ्लावर दोबारा से बाहर निकल आया था और वो सभी वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद वो लड़की कहने लगती है कि पेशेंट तो तुम्हारे अंदर नहीं है, बल्कि तुम तो खुद ही मेरे ट्रैप में फंस गई और अब तुम लोग यहाँ से जान कर नहीं पाओगे। और इतना कहते ही अचानक ही वहाँ लड़की एंसेस्टर जियांग और उनके डिसाइपल्स के चारों तरफ एक खतरनाक लेवल का फॉर्मेशन क्रिएट करती है। असल में वो इन सभी को यहीं पर मार देना चाहती थी और हम देखते हैं कि कैसे उस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही उस फॉर्मेशन के अंदर से कई सारे डेमोनिक हैंड्स बाहर आते हैं जो कि सीधे एंसेस्टर और उसके डिसाइपल्स के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होने ही वाले थे। लेकिन यहाँ पर एंसेस्टर जियांग बहुत ही आसानी तरीके से उन सारे के सारे डेमोनिक हैंड को एक एक करके डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, जो देखकर वो लड़की काफी तब पैनिक यानी कि डरने लगती है। साथ ही वो गुस्सा होकर डायरेक्टली एंसेस्टर जियांग के ऊपर अटैक करने के लिए चाह रही थी, लेकिन उससे पहले युनजाओ अपने शॉट को निकाल कर अपने ही सर्वेंट की डायरेक्टली मार डालती है। हालांकि इसमें उसे थोड़ा दुख तो हुआ था, लेकिन उसे मारना ही था। जिसके बाद ड्रैगन किंग उन बच्चों को देखते हुए कहने लगता है कि बॉस, आखिरकार हम इन बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। इस पर एंसेस्टर अपने थ्रोन को समन करके वहीं पर बैठते हैं और कहने लगते हैं कि कुछ नहीं करना होगा, बस हमें इंतजार करना होगा इन फूलों को खिलने का। जिसके बाद यहाँ से सीन बदलता है और हम उसी इविल डिसाइपल को देखते हैं जहाँ पर मास्टर जू और उसके डिसाइपल्स ने मिलकर उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटना स्टार्ट कर दिया था। ये देखकर अब वो इविल डिसाइपल वहां से बचकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन ये देखकर वो सभी मिलकर उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करते हैं। लेकिन बहुत जल्दी मास्टर जू को एहसास होता है कि असल में उस डिसाइपल ने अपने एक क्लोन को क्रिएट किया था। तभी वह डिसाइपल जाने से पहले मास्टर जू को कहने लगती है कि ओल्ड मैन, मुझे पता है कि मैं अपने पावर से तुम्हें हरा नहीं सकती हूँ, लेकिन शायद तुम भूल चुके हो कि मैं कोई से तो फाइट कर ही सकता हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद मास्टर जो समझ जाते हैं कि असल में उसे ट्रैप में फंसाया गया है, इसी की वजह से सभी से कहता है कि चलो हमें यहाँ से निकलना होगा और वो सभी काफी तेजी के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद यहाँ से सीन कट होकर हमें इमोर्टल टियाल अनसेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर होशियार हम उसके साथियों को देखते हैं, जहाँ पर उनमें से एक खुद से उन सभी को कह रहा था कि हमें 9 वर्ल्ड में जाना चाहिए क्योंकि उसमें काफी स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट होते हैं, जबकि यहाँ पर 5th वर्ल्ड के अंदर बहुत ही कमजोर कल्टीवेटर्स होते हैं, वहाँ पर जाने में कुछ खास मजा नहीं है। हालांकि उसके बातों को सुनने के बाद होशिन और वालर की इस बात के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं थे, लेकिन तभी अचानक किसी के दौरान हम गुये को देखते हैं जो कि पीछे से उनकी बातों को सुन रहा था कि तभी अचानक उसे उसी एविल डिसाइपल का आवाज सुनाई देता है। ये देखने के बाद गुये अब लगातार आसपास देख रहा था कि तभी अचानक उसके गर्दन में वही डिमोनिक हैंड आ जाता है, जो कि उसे कहने लगता है कि वो तुम ही थी जिसने की एनसेटियालजट के डिसाइपल्स को मारा था। और देखते ही देखते वो डिमोनिक हैंड अब यहाँ पर गुए के माइंड के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेता है। अब ये देखकर गुए के साथी को भी इस बात का एहसास होता है कि गुए आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, क्योंकि वो लोग देख पाते हैं कि कैसे उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक तरीके का डिमोनिक ऑरा निकल रहा था। ये देखने के बाद वो सभी जल्दी से उसके ऊपर अटैक करके उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर गुए का डिमोनिक ऑरा अब बहुत ही खतरनाक तरीके से रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो सभी उसे रोक नहीं पाते। लेकिन साथ ही यहाँ पर गुए बार बार यही कह
रहा था कि मैंने टी-7 के डिसाइपल्स को नहीं मारा, बल्कि ये सब कुछ उसने किया है। और इतना कहने के बाद वहाँ से निकल जाता है। फिर अगली ही सीन में हमें यूनिवर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गुये उन तीनों ही लोगों को इग्नोर करके काफी तेजी के साथ फिफ्थ वर्ल्ड यानी कि युनजाओ के पास जा रहा था उसे मारने के लिए। ये देखकर होशिन अपने साथियों के साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करता है ताकि वो लोग उसे किसी भी तरह से रोक सके। लेकिन यहाँ पर गुये का ऑरा और उसका डिमोनिक एनर्जी इतना खतरनाक था कि कोई भी उसके अटैक को कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो किसी तरह से चकमा देकर वो उनसे आगे निकलने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद हमें फिफ्थ वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे गुये उसमें एंट्री करने ही वाला था कि तभी अचानक उसके ऊपर एक जोरदार अटैक होता है। जिसके बाद कुछ ही देर में वहाँ पर होशिन और उसके बाकी सारे साथी भी आ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि कैसे मास्टर जू बिल्कुल गुये के सामने है और गुये वहीं पर पड़ा हुआ है। ये देखने के बाद वो सभी काफी हैरान होकर पूछते हैं कि आखिरकार ये क्या हो गया। लेकिन मास्टर जू काफी गुस्सा होकर कहने लगते हैं कि इसके अंदर का डिमोनिक एनर्जी काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ चुका है और इसी की वजह से अब इसे किसी भी हाल में बचाया नहीं जा सकता। जिसके बाद मास्टर जू उस डिमोनिक हैंड को डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगता है कि किसी भी हाल में उस डिसाइपल को ढूंढो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। और दोस्तों, इसी के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना मत भूलिएगा।